तो बिल्कुल हालत नहीं थी क्लास लेने की, इसलिए आज क्लास अपना है ना वापस है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे थे, मानव का रक्त पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्लड में हमने आरबीसी कंप्लीट कर ली थी, डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कहां बनती हैं, कहां मरती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स टोटल 5 टाइप की होती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौन कौन सी के फंक्शंस पढ़े थे। मैंने कहा था बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होती हैं, वो लेवल 1 की इम्यूनिटी देती हैं हमें। बेसोफिल्स और कौन? इसिनोफिल्स। ये दोनों डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं? ये दोनों डब्ल्यूबीसीज हमारे बॉडी के अंदर लेवल 1 की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? देखो है तो डब्ल्यूबीसी, काम तो क्या होगा इनका? बेसोफिल हो चाहे इसिनोफिल्स हो चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, सारी की सारी काम क्या करती हैं? इन सबका काम यही होता है मैम, हमें बीमारियों से बचाना। ये जो भी हमारे बॉडी में बाहर से इंफेक्शन आते हैं, संक्रमण आते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करती हैं और उनको मार गिराती है। काम तो इनका यही है। अब इनका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि ये दोनों जो होती है ना, वो फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी देती है। कौन से स्तर की? ये प्रथम स्तर की इम्यूनिटी, यानी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को देती है। अब फर्स्ट लेवल में कैसे कैसे काम करती हैं? तो लास्ट क्लास में मैंने ए वाला पॉइंट बताया था कि ये जो होती हैं ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती क्या है? अब मैं ये बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। ये सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेटरी अभिक्रियाओं पर काम करती हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होती हैं? मैंने कहा था कोई चांटा मारता है तो आपको दर्द होता है ना, वहां की सेल्स डेड हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, वो हिस्सा लाल हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर हम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहते हैं। दूसरा, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी होता है, तो अब एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, धूल मिट्टी से हो सकती है, कोई खराब केमिकल रसायन के शरीर के अंदर आने से हो सकती है ना, इन सब से हो जाती है। तो ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कौन सा केमिकल है जो एलर्जी करवाता है? हाँ, है ना, फटाक से बताओ। बेटा मैं क्लास नहीं लेती हूं तो इन्फॉर्म करवा देती हूँ, वो टेक्निकल टीम की गलती है, वो नहीं करते इन्फॉर्म। कौन बोल रहा है ना? अब मुझे फटाक से ये बताइए कि मैंने आपको बताया था कि एलर्जी कौन सा केमिकल करता है। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी? एलर्जी अभिक्रियाओं के लिए कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन हमारे बॉडी में निकलता है? हिस्टामीन। कौन सा रसायन निकलता है? हिस्टामीन। तो बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स क्या बनाती हैं मैम? एक केमिकल रिलीज करती हैं जिस केमिकल को हम हिस्टामीन केमिकल कहते हैं। यही पढ़ाया था लास्ट क्लास में? जी हाँ मैम, यही पढ़ाया था। यहां तक की क्लास पिछली क्लास में है, अगर कोई भाई बंधु ने नहीं देखी है तो ये क्लास देख लीजिएगा वहां पे। अब मैं इसका तीसरा फंक्शन पढ़ा रही हूं। क्या पढ़ा रही हूं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का सी वाला पॉइंट, 3 नंबर वाला पॉइंट आपको समझाने जा रही हूं। बच्चा ये दोनों क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये दोनों एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसको हिपैरिन कहा जाता है। ये हिपैरिन भी बनाती हैं। अब ये हिपैरिन होता क्या है पहले ये सुनो, व्हाट इज हिपैरिन? आप सब ना आम भाषा में एक लाइन बोलते हो कि मेरी नसों में खून दौड़ रहा है अपने पापा का, है ना। अब बच्चों नसों में खून दौड़ने का मतलब क्या है? आप बिल्कुल सही बोलते हो। खून जो होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में 24 घंटे 7 दिन ऐसे घूम रहा होता है बच्चा, ऐसे सर्कुलेट हो रहा होता है। ये खून दौड़ रहा है 24 घंटे 7 दिन, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में हमारे शरीर के अंदर खून नसों के अंदर दौड़ रहा होता है, ब्लड वेसल्स में ऐसे घूम रहा होता है। खून लिक्विड स्टेट में है, दौड़ रहा है, ठीक है। ये खून कभी भी हमारे शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए। जिस दिन जम गया उसका मतलब क्लोट हो गया, ब्लड का क्लोट हो गया अंदर की तरफ,
खून जम गया इसका मतलब खून में आरबीसी जम गई, आरबीसी जम गया मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। क्योंकि आप याद करिए पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। हाँ जी मैम। तो अगर किसी का खून जम गया इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल खत्म, और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल खत्म मतलब इंसान खत्म। तो क्या कभी खून अंदर जमना चाहिए? आप खुद सोचिए, क्या खून जमना चाहिए? मैम खून जम गया मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया है। तो इस खून को जमने से बचाता कौन है? तो हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, इसको एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा? वो फैक्टर, वो कारक जो ब्लड का क्लॉट नहीं जमने देता। ये थक्का रोधी है, ये खून का थक्का नहीं जमने देता है बेटा। आपकी नसों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो पता है किसकी वजह से? वो हेपारिन की वजह से दौड़ रहा है। जिस दिन बॉडी में हेपारिन की कमी, उस दिन खून का क्लॉट, रक्त का थक्का जम जाता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है ना। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई क्या? मेरे कहने का मतलब है बेटा कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का काम कौन करता है? हेपारिन करता है, हेपारिन करता है। तो एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आया है, इसको स्टार कर लीजिए बेटा, एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टार करो। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं होने देता उस केमिकल का नाम बताओ। या पूछेगा एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कौन है जो हमारे नसों के अंदर खून को जमने से बचाता है? थक्का रोधी कौन है? तो आप क्या बताओगे? हेपारिन। और इसी हेपारिन को पता है कौन बनाता है? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स बनाती हैं। वैसे मेन काम बेसोफिल का होता है, लेकिन कभी कभी बेसोफिल्स कम हो जाए, वैसे कम होती है बेचारी, और कम हो जाए तो ये इसिनोफिल्स भी ये काम कर सकता है, इसिनोफिल्स भी ये काम कर सकता है। आई बात समझ में? जी हाँ मैम। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मनुष्य के शरीर में फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? तो आप क्या बताओगे? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम में आएगा कि किसी ने आपको चांटा मारा, सुई चुभो दी, है ना, तो उसके बाद जो स्किन लाल हो जाती है, वहां पे दर्द होता है, हीट निकलती है, ये इंफ्लामेटरी रिएक्शन कौन सी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। एलर्जी कौन सी ब्लड सेल्स करवाती हैं? आप बताओगे बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। खून का थक्का जमने से बचाने वाला हेपारिन कौन प्रोड्यूस करती है? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। तो ये तीनों आप देख रहे हो बीमारी से ही तो बचाने का काम कर रही है ना। अरे भाई ये तीनों बीमारियों से एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म बना रही है हमारे बॉडी में। सबका काम करने का तरीका अलग है बस। तो ये बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का फंक्शन था। 3 पॉइंट लिखवाए, तीनों एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर पे लिखोगे 3 नंबर पे, वो दोनों अपन ने एक साथ पढ़ लिया ना, बेसोफिल, इसिनोफिल। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती है बच्चा? न्यूट्रोफिल्स। लिखिए, आपको लास्ट क्लास की अगर मेरा एक क्वेश्चन याद है तो मैंने कहा था हमारे खून में कौन सी डब्ल्यूबीसी मैक्सिमम होती है? सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल कराया था मैंने, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा था 60 से 65% तक हमारे खून के अंदर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होती है। अब ये क्या करती हैं? ये सेकंड लेवल की इम्यूनिटी देती हैं। इनका काम होता है सेकंड लेवल इम्यूनिटी जनरेट करना। ये दूसरे स्तर की इम्यूनिटी देती है बच्चा। अब ये सेकंड लेवल की इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है वो सुनो। दूसरे स्तर पर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये क्या करती हैं?
ये लिविंग्स के खिलाफ लड़ाई करती हैं। ये क्या करती हैं? जब भी हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कोई लिविंग इंफेक्शन आ गया है ना, कोई सजीव है और वो संक्रमण करने आ गया, तो बच्चा उसके खिलाफ लड़ाई कौन सी डब्ल्यूबीसी करेंगी? न्यूट्रोफिल्स करेंगी। लिविंग्स इंफेक्शन के खिलाफ लड़ाई करती हैं ये। लिविंग्स में फॉर एग्जाम्पल सुनो, जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है ना, जीवाणु आता है ना, तो उस जीवाणु को मार गिराने का काम न्यूट्रोफिल का होता है। बैक्टीरिया लिविंग्स होते हैं, मैम ने पढ़ा है। यस मैम। नेक्स्ट सुनो, कोई पैरासाइट आ गया। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। दूसरा जीव आ गया हमारे बॉडी के अंदर, उसको मार गिराने का काम न्यूट्रोफिल का होता है। नेक्स्ट सुनो, कोई कवक आ गया, फंगी। कवक भी तो लिविंग होते हैं। हाँ जी मैम। कोई प्रोटोजोआ आ गया। अब ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। ये सारे के सारे लिविंग होते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये सारे इंफेक्शन हैं। इंफेक्शन का मतलब ये हमें बीमारी कर सकते हैं। अरे बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमें प्रोटोजोआ से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कवक भी हमारे शरीर में बीमारियां करते हैं। दाद होता है ना, दाद जिसको रिंग वॉर्म कहते हैं, वो कवक से होता है। बालों में डेंड्रफ लग जाता है। हाँ, डेंड्रफ क्या है? एक तरीके का फंगस है। तो कहने का मतलब है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये सेकंड लेवल की इम्यूनिटी देती हैं, दूसरे स्तर पर इम्यूनिटी देने का काम करती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है। अब ये दूसरे लेवल की किसके खिलाफ? लिविंग्स के खिलाफ। इससे पहले वाली डब्ल्यूबीसी है ये नॉन लिविंग के खिलाफ। अरे किसने चांटा मारा तो इसमें लिविंग नॉन लिविंग क्या करेगा? एलर्जी बनी तो एलर्जी तो केमिकल से होता है, केमिकल लिविंग थोड़ी होता है। हेपारिन भी एक केमिकल है, ये लिविंग थोड़ी है। तो ये वो डब्ल्यूबीसी है जो नॉन लिविंग इंफेक्शंस के खिलाफ लड़ाई करती हैं, और ये वाली वो डब्ल्यूबीसी है जो लिविंग्स, जैसे बैक्टीरिया कोई हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो उसको पहचानेगा। कौन सा डब्ल्यूबीसी? न्यूट्रोफिल। और क्या करेगा? उसको मार गिराएगा। नहीं तो वो बैक्टीरिया हमें क्या कर देगा? बीमारी कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये वो डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल्स जो हमारे शरीर के अंदर जब भी बाहर से कोई दूसरा लिविंग पार्टिकल आता है और वो हमें इंफेक्शन करने आया है, वो हमें बीमारी देने आया है, तो उससे लड़ाई करते हैं, है ना। तो एग्जाम में कैसे आएगा? बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? कोई पैरासाइट परजीवी हमारे शरीर के अंदर आ गया, उसके खिलाफ कौन सी डब्ल्यूबीसी काम करती है? कोई कवक आ गया हमारे बॉडी के अंदर हमें बीमारी करने, उसके खिलाफ कौन सी डब्ल्यूबीसी? तो क्या बताओगे बेटा? न्यूट्रोफिल। कोई प्रोटोजोआ आ गया, उसके खिलाफ कौन काम करता है? न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई जीवाणु प्रवेश करता है, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तो उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। कैसे करता है? अब मैं आपको ना इनका एक काम करने का तरीका समझाती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास से। आप जानते हैं ये डब्ल्यूबीसी, ये न्यूट्रोफिल कैसे काम करता है? ये न्यूट्रोफिल करता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। बस इसको स्टार कर लेना बेटा। ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है? भक्षण करने की प्रक्रिया करती हैं ये, भक्षण करना। अब भक्षण करने का मतलब क्या होता है? ये ना बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेती है। कैसे लेती है? सुनो, मैं एक एग्जांपल देकर समझा रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। मान लो ये कोई न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का आकार तो कोई फिक्स नहीं होता, मैंने ऐसे बना दी, ठीक है मैम बना दो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। हाँ जी मैम, न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल का। हाँ जी मैम। अब मान लो ये न्यूट्रोफिल मेरे बॉडी में है ना, एक फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी में एक न्यूट्रोफिल है, और मेरे बॉडी के अंदर बाहर से कोई क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। ये एक जीवाणु आ गया। हाँ जी मैम, ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, हमने मान लिया, आ गया। अब जैसे ये बैक्टीरिया मेरे खून में आया, न्यूट्रोफिल देखेगा इसको, अरे भाई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया। अब ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा? इसके पास जाएगा, बैक्टीरिया के पास, इसके नजदीक जाएगा। कैसे जाएगा? तो ऐसे अपने झूठे हाथ पांव बना लेगा बेटा। ये
देखना, इस बैक्टीरिया के पास जाने के लिए ऐसे झूठे हाथ पांव बना लेगा, ये इसका न्यूक्लियस है, और इस बैक्टीरिया के नजदीक चला गया ऐसे ऐसे। ये झूठे हाथ पांव बनाए हैं ना, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। बेटा स्यूडो शब्द का मतलब होता है हमेशा फॉल्स, झूठा, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, झूठे पांव बना लिए। ये सच में इसके पांव नहीं है, इसने क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को एक्सपेंड करा और ऐसे क्या कर दिया, ऐसे दो झूठे हाथ पांव बना लिया, इसको झूठे पांव बोलते हैं। और क्या करेगा, इन पांव से ऐसे अपने अंदर बैक्टीरिया को पकड़ के अपने अंदर खा जाएगा। तो अगली स्टेज में क्या कर लेगा ये, अगली स्टेज में इन झूठे हाथ पांव से अपने अंदर इस बैक्टीरिया को, देखो इस बैक्टीरिया को यहां से पकड़ेगा ऐसे और इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले आएगा ऐसे। ये रहा वो बैक्टीरिया जो बाहर घूम रहा था, ये रहा वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु जो बाहर घूम रहा था बेटा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के प्रोसेस को आप देखो, बैक्टीरिया यहां था, इसने झूठे हाथ पांव बनाए और अपने अंदर खा गया। इंग्लिश में बोलते इंगल्फ कर गया, इंग्लिश में बोलते इंगल्फमेंट, इंगल्फ कर गया, हिंदी में बोलते भक्षण कर गया। तो ये जो अपने अंदर ले लेने के प्रोसेस को ना, इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, भक्षण करने की प्रक्रिया कहते हैं। अब आप ये बताओ, अगर ये न्यूट्रोफिल इसको अपने अंदर नहीं लेता तो ये बैक्टीरिया मुझे बीमारी कर देता ना। हाँ मैम, कोई ना कोई तो बीमारी कर सकता था ये बैक्टीरिया। तो ये न्यूट्रोफिल किस तरीके से काम करते हैं, ये न्यूट्रोफिल का थोड़ा काम करने का तरीका बाकी सब डब्ल्यूबीसी से अलग है। इनको जैसे कोई बैक्टीरिया दिखेगा, कोई फंगस, कोई कवक दिखा, तो ये क्या करती हैं, ये झूठे हाथ पांव बना लेंगी, स्यूडोपोडिया, फॉल्स हैंड एंड लेग्स बना लेंगे, झूठे हाथ पांव, और उस बैक्टीरिया के नजदीक पहुंच के उसको अपने अंदर ऐसे चबा लेंगे। ऐसे ही अमीबा खाना खाता है अपना। आगे जब अमीबा के बारे में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे अमीबा भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से खाना खाता है अंदर, आगे जाके पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, इसे भक्षण करने की प्रक्रिया कहते हैं। मैम ये बताओ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सुन लो एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सी सफेद रक्त कोशिकाएं भक्षण करने की प्रक्रिया पर काम करती हैं? Which WBCs are performed phagocytosis process? कौन सी WBC हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं? तो आप बताओगे न्यूट्रोफिल्स होती हैं। अरे कर दोगे आंसर, कर दोगे? हाँ जी मैम, आपसे पूछ ले कौन सी WBCs हैं जो लिविंग पैरासाइट, सजीव परजीवी जीवाणुओं से हमें बचाने का काम करती हैं? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी WBCs हैं जो सेकंड लेवल की इम्यूनिटी देती हैं, दूसरे स्तर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं? कौन सी WBCs हैं, कौन सी WBCs हैं जो जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई करती हैं, बैक्टीरिया को मार गिराती हैं? न्यूट्रोफिल्स। और कौन सी प्रोसेस से? फैगोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रोफिल किसी बैक्टीरिया को, किसी फंगस को अपने अंदर ले लिया ताकि वो बैक्टीरिया उस बॉडी में इंफेक्शन ना कर पाए। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये भक्षण करने की प्रक्रिया पे आधारित होती है कौन सी WBCs? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एग्जाम में बहुत बार आता है बेटा, देख लेना, ठीक है। चलो, तो 3 प्रकार की WBC का फंक्शन समझ में आ गया। बेसोफिल क्या करता है, इसिनोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल क्या करता है? जी हाँ मैम। अब चौथी और 5वीं हम एक साथ पढ़ेंगे। 4 नंबर पे था बेटा मोनोसाइट। अरे याद है कि बीच में भूल गए तुम लोग? मोनोसाइट्स, हाँ, सैटरडे संडे आ गया, उसके बाद मंडे को आपकी मैम ने छुट्टी कर ली, तो तुम लोग सब भूल गए होंगे। अब बिल्कुल छुट्टी नहीं करेंगे बेटा अपन लोग, बस होली पे तो छुट्टी होगी, है ना। चलो, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी आज। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। आप सभी लोगों को बचपन में इंजेक्शन लगा होगा,
वैक्सीनेशन हुआ होगा। बचपन में आप लोगों ने टीका लगवाया, देखो अपने अपने हाथ पे यहां एक निशान होगा, आप लोगों को देखो निशान होगा, वो निशान है BCG वैक्सीन का। जैसे आजकल आपने देखा होगा बच्चे को 1 महीने पे टीका लगता है, सबसे पहले 48 घंटे में टीका लगता है, बच्चे का जन्म होता है तब, उसके बाद 1 महीने पे लगता है, उसके बाद 3 महीने पे, फिर 6 महीने पे लगता है, फिर 9 महीने पे लगता है, 12 पे लगता है, फिर 1.5 साल पे लगता है, फिर 2 साल पे लगता है, 5 साल तक वैक्सीन लगते ही लगते हैं। अब ये बताओ क्यों लगवाए थे आपने बचपन में टीके, या आपके मम्मी पापा ने आपका वैक्सीनेशन करवाया होगा, टीकाकरण करवाया होगा, क्यों लगवाए थे बचपन में टीका? इसलिए लगवाए होंगे कि फ्यूचर में जाके मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना हो, इसलिए लगाए होंगे। आपने पोलियो की दवाई पी होगी, हाँ मैम। आपने BCG का टीका लगवाया होगा, हाँ मैम। आजकल तो हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना? अरे और छोड़ो, कोरोना के समय कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाया था, हाँ। तो हम ये टीके क्यों लगवाते हैं? ताकि भविष्य में हमें वो बीमारी ना हो। अब वो कैसे नहीं होगी वो समझो मेरे साथ। वैक्सीनेशन का मोटिव क्या होता है मैं वो समझाना जा रही हूं, ठीक है? सुनिए बेटा, ये दोनों WBC ना एडवांस लेवल पे इम्यूनिटी देती है। एडवांस लेवल आप क्या लिखोगे? दे प्रोवाइड एडवांस लेवल्स इम्यूनिटी। ये एडवांस लेवल पे इम्यूनिटी देती है बेटा। एडवांस लेवल का मतलब हो गया ये भविष्य के लिए काम करती है, फ्यूचर पे डिपेंडेंट होती है। ये फ्यूचर में कोई वायरस आ गया कैसा भी, तब ये काम करती है। ये कब काम करती है? ये वायरस के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करती है बेटा। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। ये विषाणुओं को मार गिराने का काम करती है, जैसे न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही थी ना, ये वायरस के खिलाफ काम कर रही है। एडवांस में काम करती है, फ्यूचर में काम करती है, फ्यूचर के लिए काम करती है बेटा ये। अब कैसे कर रही है? तो बेटा ये काम करती हैं वैक्सीनेशन के समय। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। जब भी आप टीका लगवाते हो ना, तब इन दोनों का काम शुरू होता है। अब कैसे काम करती हैं वो सुनो। मान लो आपने पोलियो की दवाई पी, आपने पोलियो का टीका लगवाया, पोलियो का टीका भी लगता है, ठीक है? आपने टीका लगवा लिया पोलियो का। अब क्या होता है पोलियो के टीके में? पोलियो किससे होता है? एक वायरस से होता है जिसको हम पोलियो वायरस कहते हैं। तो जब भी आप कोई टीके लगवाते हो ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो बेटा हमेशा उन टीकों में मरे हुए वायरस डालते हैं। तो जैसे ही क्या आपने पोलियो की दवाई पी या पोलियो का टीका लगवाया ना, तो उसमें मरा हुआ पोलियो का वायरस आपके बॉडी में आया। उस टीके में क्या है? उस टीके में लिक्विड के साथ मरा हुआ वायरस है जो आपने डाला है, जिसको इंग्लिश में इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस टीका कहते हैं। कोरोना वाला टीका लगवाया था ना, तो उसमें भी आपने क्या लगवाया था? मरा हुआ कोरोना लगवाया था, ठीक है? तो ऐसे आपके बॉडी में मरा हुआ वायरस आ गया। कौन सा? जो वायरस पोलियो कर सकता है, टीके में आया, टीका लगवा दिया, ठीक है? अब जैसे ही ये वायरस यानी टीका आपको लगा, उस टीके में वायरस था, हालांकि वो मरा हुआ वायरस है, इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड का मतलब काम नहीं कर सकता वो। तो जैसे ही ये वायरस आया टीके की फॉर्म में, इस वायरस को पहचान लेंगी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पहचान लिया? हाँ। पहचान के क्या करेंगी? इस वायरस के खिलाफ बनाना शुरू कर देंगी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बना देंगी। और अब मान लो आपने पोलियो का टीका लगवा लिया या पोलियो की दवाई पी ली, तो आपके बॉडी में पोलियो वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। किसने? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ने बना दी। अब सच में किसी दिन जिंदा पोलियो वाला वायरस आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो एंटीबॉडीज है ना, इस पोलियो वाले वायरस पे अटैक करेंगे और उसको मार देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो ये फ्यूचर के लिए आपने टीके लगवाए हैं ना, है ना? तो बेटा कोई आपसे पूछे हम बच्चों को टीके क्यों लगवाते हैं, वैक्सीनेशन का मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ताकि भविष्य में उन बीमारियों के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हो, और फ्यूचर में अगर वो वायरस सच में हमारे बॉडी में आ जाते हैं, तो वो एंटीबॉडीज वो हथियार हैं जो उस वायरस को खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आई बात समझ में?
आई बात समझ में? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, वायरस के खिलाफ कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। कौन सी डब्ल्यूबीसी फ्यूचर के लिए काम करती है? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है जो एंटीबॉडीज बनाती हैं? एंटीबॉडीज को हिंदी में एंटीबॉडीज बोलते हैं या प्रतिरक्षी बोलते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, वो हथियार हैं जो फ्यूचर में कभी कोई वायरस आ गया तो उस पर अटैक करे। जैसे आपने अगर कोरोना का टीका लगवाया है तो आपके बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब अगर सच में कभी कोई कोरोना वायरस आ गया हमारे बॉडी में तो बेटा वो एंटीबॉडीज क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी उस वायरस को। ठीक ऐसे ही सारे वैक्सीनेशन काम करते हैं। इस संसार में, इस यूनिवर्स में जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो जो पहला वैक्सीनेशन था ना, पहला टीका था, वो किसने बनाया था? वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने स्मॉलपॉक्स का क्या बनाया था? आप बताओगे बेटा, चेचक का टीका बनाया था। लिख दीजिए, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को हम बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ये ना होते ना तो बेटा किसी को पता ही नहीं लगता कि हम टीके लगवा कर भी जिंदा रह सकते, बीमारियों से बच सकते हैं। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ये टीकाकरण के जनक हैं बेटा, ये फादर ऑफ वैक्सीनेशन हैं। इन्होंने ही बताए थे जो इंजेक्शन चुभोते हैं ना बच्चों को, वो इंजेक्शन इनकी वजह से ही लगा है। और किस बीमारी के खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है, हम बीमारी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। और उस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला टीका तैयार किया था एडवर्ड जेनर ने। इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स बीमारी से बचने के लिए टीका बनाया था। और अब आपको बताऊं, अब स्मॉल पॉक्स जो है वो गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है संसार से, पूरे यूनिवर्स से। क्यों? क्योंकि इसके लिए मास लेवल पे टीका लगा था, हमें भी लगा था टीका, है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सी डब्ल्यूबीसीज हैं जो वैक्सीनेशन के समय सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती हैं? तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती हैं। वो टीकाकरण के समय हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये एंटीबॉडीज वो हथियार होते हैं जो किसी भी वायरस के ऊपर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है, और इसी टीकाकरण की जब बात करते हैं तो सबसे पहला टीका बनाया गया था स्मॉल पॉक्स, चेचक बीमारी से बचने के लिए। चेचक बीमारी से बचने के लिए पहला टीका बनाया गया था। और वो किसने? वो एडवर्ड जेनर ने। और उसी से ये वैक्सीनेशन का थ्योरी सबके सामने आया। और आप जानते हो कितने सारे टीके होते हैं और उनको हम आज भी बचते हैं, उनके टीके लगवा के। कुत्ते ने काट लिया तो आप इंजेक्शन लगवा के आते हो, है ना। ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। तो बच्चों, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स फ्यूचर के लिए काम करती हैं। क्या आपको समझ में आया कैसे फ्यूचर के लिए काम करती हैं? क्या आपको समझ में आया कि भविष्य के लिए कैसे काम करती हैं? आज ही हथियार बना लो, फ्यूचर में अगर कोई वायरस आया तो उस हथियार पे अटैक करवा देना हथियार से। ठीक है? हाँ जी मैम। अब जरा मैं आपको बात बता दूं इस लिम्फोसाइट के बारे में। ये जो लिम्फोसाइट है ना, इससे थोड़ी सी आपको एक एक बातें और याद करनी है। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं बेटा, बस थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आपको बात, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आती है। ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं बेटा, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बस जो मैं अगली लाइन बोलने वाली हूं ना, वो हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस लाइन को स्टार करो ऐसे, 1 2 3 स्टार। 3 का मतलब है मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन। अरे प्यारे बच्चों, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिस बीमारी के खिलाफ आज तक भी वैक्सीन नहीं बना पाई कोई भी कंट्री, कोई भी देश।
किस बीमारी के खिलाफ, HIV एड्स के खिलाफ आज तक वैक्सीन नहीं बना पाया। कभी आपने सोचा है, कोरोना अभी आया था, HIV एड्स 1992 की बीमारी है, तो भी आज तक टीका नहीं बन पाया इसका, और इतने लोग मरते हैं हर साल, हजारों लोग मरते हैं HIV एड्स से, है ना। तो बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसकी कौन सी ब्लड सेल्स खत्म हो जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जब किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसकी WBC डिक्रीज हो जाती है, WBC कम हो जाती है। WBC में भी आप बताओगे कौन सी WBC, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अरे कौन सी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट। बस आप जानते हैं HIV एड्स टारगेट इसे करता है, इनको करता है HIV एड्स। बस ये एग्जाम का क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम कि HIV एड्स क्या होता है, कैसे होता है, ये हम एक अलग से क्लास में पढ़ाएंगे जब हम आपको ह्यूमन डिजीज, मानव में होने वाली बीमारियां करवाएंगे। हाँ बेटा, इंडिया में 1992 में आया था HIV एड्स, मुझे पता है। 1980s में आ गया था साउथ अफ्रीका वगैरह। आप अमेरिका बोल रहे हो, अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका है वो, ठीक है, कौन बोला है वो, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब HIV एड्स होता है तो उस इंसान की WBC की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कौन सी WBC, लिम्फोसाइट। कौन सी, टी लिम्फोसाइट। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए, अरे मैम टी लिम्फोसाइट ही क्यों, वो आप आगे की क्लास में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। कौन बच्चा रोज मेरी क्लास में आके बोलता है मैम स्किन वाइट क्यों होता है। अरे भाई, स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मिलानिन, इसी मिलानिन की वजह से आपकी स्किन का कलर है। ये मिलानिन अगर ज्यादा होता है तो इंसान का जो शरीर का कलर है वो डार्क कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, सांवले रंग का हो जाता है इंसान, और अगर कम होता है तो इंसान कुछ ज्यादा ही गोरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम इंडियंस में जो कलर है ना, हम लोगों में मेलानिन ना कम होता है ना ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग गेहुआ रंग के होते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, अमेरिका USA के लोग होते हैं, वो उनके बाल भी आप देखना कभी ब्राउन होते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर बाय बर्थ ही मेलानिन कम होता है बेटा। जब कम होता है तो बाल भूरे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, ठीक है। ये तुम लोग चैप्टर से हटके क्यों क्वेश्चन पूछते हो, हाँ। थैंक यू सुभजीत विश्वास, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, आगे बात समझ में। मैं HIV एड्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी HIV एड्स का वैक्सीन आज तक क्यों नहीं बना पाया। तुम्हें क्या लगता है HIV एड्स बनाने, वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने तैयारी नहीं की होगी क्या, कोशिश नहीं करी होगी। अरे बहुत कोशिश करी, लेकिन HIV एड्स का अगर वैक्सीन बन भी गया तो वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है वो हम सारी बातें आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल ये सुनो। अच्छा बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पूछ लो फटाक फटाक। हाँ जी मैम, चलिए बताइए कौन सी WBC होती है जो फ्यूचर के लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। आंसर बताइए फटाक से। कौन सी WBC होती है जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। कौन सी WBC होती है जो वैक्सीनेशन के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। कौन सी WBC होती है जो HIV एड्स के समय कम हो जाती हैं। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती हैं, B और T। लेकिन HIV एड्स होता है तो कौन सी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है HIV वायरस, T लिम्फोसाइट पे। क्या आप इतने क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हैं तो हम आगे चले, हम आगे चले। जी मैम चलिए, तो बताइए WBC कुल कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। आप जान सकते हो इन पांचों की पांचों WBC कैसे काम करती है, अब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप जरा आइए और लिखिए, अगर आपके बॉडी में WBC की संख्या डिक्रीज हो जाए। बेटा लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि WBC हजारों में होती हैं, कितनी, 8 से 10,000 पर 100 ml HB। 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 8 से 10,000 WBC होनी ही होनी चाहिए।
अगर मैम ना आए, उससे कम आ जाए हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर डिक्रीज हो गई, कम हो गई, एरो नीचे जाता है, इसका मतलब डिक्रीज होना होता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो एग्जाम में आता है डब्ल्यूबीसी कम होना, उस स्टेज को नाम क्या देते हैं? या एग्जाम में पूछेगा ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है, तो आपको बता के आना है जितनी डिमांड बॉडी को है डब्ल्यूबीसी की, उससे कम है, तो उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। और प्यारे बच्चों, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या में इंक्रीज का मतलब बढ़ जाए। अरे बढ़ने का मतलब कितना मैम है? अरे बढ़नी चाहिए सी, मतलब होनी चाहिए थी 8 से 10,000, हजारों में थी, आ गई लाखों में। अरे होनी चाहिए थी हजारों में, हो गई डब्ल्यूबीसी लाखों में, तो पता है उसको क्या कहते हैं? उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। अरे मैम, हमने सुना है ल्यूकेमिया इज द अनदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। मैम, जब खून में कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। तो ल्यूकेमिया को ही आप प्यार से, भगवान ना करे ऐसा प्यार दिखाने की जरूरत पड़े, ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या आप बता पाओगे मेरी बात? क्या आप बता पाओगे एग्जाम में आ जाए डब्ल्यूबीसी की संख्या घटना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। पहले सुनो, ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? बीमारियों से बचाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी देना। अब ये बताओ, मेरे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी कम है, इसका मतलब मेरा इम्यूनिटी क्या है? लो है ना? इसका मतलब मेरे बॉडी में कोई भी बाहर से आसानी से वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी आ सकता है और वो बीमारी कर सकता है मुझे। हाँ भाई, क्योंकि डब्ल्यूबीसी है ही नहीं। तो बेटा, ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है इम्यून सिस्टम कमजोर होना, इम्यूनिटी लो होना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता घट जाना, यानी कि इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। बेचारा हाथ, इसको देखो हमेशा बीमार ही रहता है। सामने वाला बोलता है मैं क्या करूं, मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है। डॉक्टर बोलता है मेरा इम्यूनिटी लो है, इसलिए मुझे जब देखो तब सर्दी जुकाम हुआ रहता है ना? आई बात समझ में? तो ल्यूकोपीनिया वो कंडीशन है जब आपके बॉडी में इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज रहता है आपका। आप सुनो जरा, नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनो। डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब बेटा, इंक्रीज का मतलब ये नहीं है 100 बढ़ गई, 200 बढ़ गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आनी चाहिए थी 8 से 10,000, आ गई 10 लाख, तब गड़बड़ है ना? तब गड़बड़ है ना? तब उस स्टेज को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है, मैम आप कह रही है डब्ल्यूबीसी तो हमें बीमारियों से बचाता है, तो अगर बहुत सारी डब्ल्यूबीसी हो गई तो मैम हमें तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। और आप कह रही हो ब्लड कैंसर हो जाता है। चलो एक लाइन में समझा रही हूं, नहीं समझ में आए तो बाद में समझ लेना बीमारी वाले चैप्टर में। अरे आप खुद समझिए, अब आप खुद समझिए। मान लो ये 1 लीटर खून है, ठीक है? मैं एक ही बार समझाऊंगी, बस कान खोल के सुन लेना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तुम्हारी, मैं टीचर हूं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देना, फिर से रिपीट करके सुन लेना, ठीक है? अपन को सिलेबस बढ़ाना है आगे। मान लो 1 लीटर खून है, ये आपका ब्लड है ना? और इस मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, ये एग्जाम्पल। 1 लीटर खून में मान लो आपकी डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए, मोटा मोटा मैं फिर एग्जाम्पल दे रही हूं, 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है? 5 लाख होनी चाहिए, अब तक तो ठीक है। अब हुआ क्या, 1 लीटर खून में आ गई कितनी? 50 लाख डब्ल्यूबीसी हो गई। 50 लाख डब्ल्यूबीसी हो गई। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। किसमें है? खून में है। अरे डब्ल्यूबीसी किसमें होती है? खून में होती है, खून में होती है। खून तो पढ़ रहे हैं हम। तो खून में डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए थी 5 लाख, आ गई 50 लाख। आप देखो ये 1 लीटर खून पड़ा है, ठीक है? ये खून है, ये खून में डब्ल्यूबीसी है। 5 लाख थी, हो गई कितनी? ऐसे बहुत सारी, 50 लाख आ गई। ऐसे बहुत सारी सेल्स आ गई, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी आ गई।
आनी चाहिए थी 5 लाख, होगी 50 लाख। तो ये जो बहुत सारी डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी का एक नेचर होता है क्या, लड़ाई करना। बोलते हैं ना, खाली बैठी हुई औरतें आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, बस ये वही डब्ल्यूबीसी है। इतनी ज्यादा बन गई भाई, इनका नेचर तो लड़ाई करने का ही रहेगा ना हमेशा। इनका काम क्या है, इन्फेक्शन से लड़ाई करना, डिशुम डिशुम करना। अब बेचारी क्या है, 5 से 50 लाख हो गई। जब 50 लाख हो जाए, काम तो वही है ना, नेचर तो वही है क्या, डिशुम डिशुम करना, लड़ाई करना। तो ये है जो बाकी की इतनी सारी ज्यादा डब्ल्यूबीसी है ना, ये बेचारी आपस में ही लड़ना शुरू कर देती हैं। नेचर तो है, इनकी प्रकृति है लड़ाई करना भाई। तो ये इतनी सारी डब्ल्यूबीसी आपस में लड़ाई करेंगी एक दूसरे से। ये डब्ल्यूबीसी इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, इसको मार देगा, इसको मार देगा, इसको मार देगा। इसका मतलब है हमारे खून में बहुत सारी डब्ल्यूबीसी मर गई। हाँ भाई मर गई। मरी हुई सेल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये मरी हुई सेल्स आपस में आके डब्ल्यूबीसी ऐसे क्लम्प करना शुरू कर देती हैं। ऐसे खून गाढ़ा सा हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी बहुत सारी हो गई, मर गई बहुत सारी। धीरे 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 इस खून के अंदर इस तरीके से इस खून का क्लोट, रक्त का थक्का जम जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा और ये खून के अंदर बहुत सारी डब्ल्यूबीसी हो जाएंगी। और इसी स्टेज को धीरे 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 जाकर डॉक्टर बोलेगा क्या आप ल्यूकेमिया स्टेज में चल रहे हो। और आगे चलकर डॉक्टर कह देगा अरे भाई साहब ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। बेटा कैंसर शब्द जब भी सुनते हो तो आपके दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए, कैंसर किसको बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहते हैं। जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, कंट्रोल में ना बचे, तो बेटा उसे कैंसर कहते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे एक सेल से 2 सेल बनती हैं, है ना, 2 से आगे 4 बन गई। जब तक ये कंट्रोल में है ना, तब तक कंट्रोल में ही सेल्स बन रही हैं। अब ये अनकंट्रोल्ड हो गया, बढ़ता ही जा रहा है, सेल डिवीजन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, कोई अंत ही नहीं है। तो ब्लड में भी क्या हो गया, ब्लड में भी क्या हो गया, खून में भी क्या हो गया, डब्ल्यूबीसीज के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो गया हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर। बननी चाहिए थी 5 लाख, बन गई 50 लाख। तो 50 लाख बन गई, तो अब क्या होगा बेटा, ये 50 लाख डब्ल्यूबीसी का नेचर तो लड़ाई करना ही है ना। तो लड़ाई कर करके एक दूसरे को मार देंगे और ये मरी हुई सेल्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो आपस में आके जुड़ना शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाएगा। उसी स्टेज को ल्यूकेमिया कहते हैं। आगे चलकर डॉक्टर उसको ब्लड कैंसर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्लड कैंसर कह देते हैं। तो आप क्या समझे, आप समझे मैम, ना ही तो डब्ल्यूबीसी कम होनी चाहिए, ना डब्ल्यूबीसी ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ज्यादा चलेगी, बहुत ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए मैम, ठीक है। तो ब्लड कैंसर इज अनदर नेम ऑफ ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया बोलते हैं हम। जब ब्लड कैंसर वाले इंसान की रिपोर्ट देखते हो तो रिपोर्ट में ल्यूकेमिया लिखा हुआ आता है। कहां के खून में हुआ है, अब खून तो ऐसे सारे बॉडी में है ना, कहां से आया है वो तो अब डॉक्टर बताएगा कहां के खून में हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आपके कैंसर के डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं। टीचर के हिसाब से मैंने पढ़ा दिया कि अगर आपसे एग्जाम में आ जाए डब्ल्यूबीसी ज्यादा होना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। और ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर कहते हैं। रक्त में जब, खून में जब कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। आई मेरी बात समझ में, हाँ मैम आई। तो और आजकल मैं ना कैंसर पे, मैं, मेरे से बच्चे बहुत नाराज हैं, पुराने बैचेस वाले भी, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं कैंसर पे एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ, क्योंकि बेटा इंडिया इज कैपिटल ऑफ कैंसर। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, लंग कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, है ना, एनस कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन को कैंसर नहीं बोलते, ट्यूमर बोलते हैं। ये भी क्यों बोलते हैं मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बोन मैरो कैंसर, रीढ़ की हड्डी का कैंसर, कितना कैंसर,
कैंसरी कैंसर, कैंसरी कैंसर। तो मैं ये आपको एक अलग से वीडियो बनाकर, मुझे बनानी है, वो पुराने बैचेस में भी डलवाऊंगी मैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक बताऊंगी। ओके बच्चों, चले। हाँ जी, तो WBC कम होना, WBC ज्यादा होना क्या कहलाता है, समझ में आ गया? जी हाँ मैम। HIV एड्स के समय कौन खत्म होता है? WBCs। कौन सी WBCs? लिम्फोसाइट्स। कौन सी लिम्फोसाइट्स? T लिम्फोसाइट्स। ये हमारी WBC खत्म खत्म खत्म। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में प्लेटलेट्स। बस कल प्लेटलेट्स पढ़ देंगे, ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन पढ़ लेंगे, परसों अपन ब्लड ग्रुप। 3 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 3 क्लास तो लगेंगी, 3 क्लास लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में। लेकिन बेटा जिस दिन मैंने चैप्टर खत्म कर दिया ना, उस दिन तुम लोगों से क्वेश्चंस लगवाऊंगी मैं, है ना? ठीक है। अब कितनी बार बताऊं, कुछ बच्चों के डाउट ले लेती हूं मैं। आ जाओ, एक बच्चा कितनी देर से बोले कल क्लास क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? बेटा देखो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है पढ़ाने की। जब एक बच्चा बैच खत्म करूंगी तभी तो नया बैच ले पाऊंगी ना उसी टाइम पर। तो तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है बैच खत्म करने की। लेकिन बेटा अभी मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। मुझे कल मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को फीवर आ गया था 102 डिग्री, है ना, पिछले 3 दिन से। उसे देखकर मैं घबरा के, क्योंकि पहली बार उसको फीवर में देखा मैंने, तो मैं खुद घबरा गई थी। तो मेरी खुद की हालत खराब हो गई थी, BP लो हो गया, मुझे भी तबीयत मेरी सही नहीं थी। अब इंसान की तबीयत से बढ़ के तो कुछ नहीं है, इंसान के बच्चे से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, है ना? तो तुम कहते हो ऐसे में क्लास ले, तो वो पॉसिबल नहीं होता है ना क्लास लेना। तो बेटा इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। ये क्लास शुरू करते ही बता दिया था मैंने, बार बार इस टॉपिक पे बात कर करके क्या मिलना है मुझे,